Hello, good evening, all of you. Akshita, Anvi, Chetna. Good evening, sir. Greetings, sir. Okay. Good Uh, evening, sir. Good evening. So last class में हम क्या कर रहे थे यार, कोई बताएगा मुझे? सर आपने वो क्वार्टाइल्स बोला था कि आप इस क्लास में कराओगे क्वार्टाइल्स एंड ऑल, ठीक है, ओके. बट क्वार्टाइल्स आ नहीं रहा, सिलेबस में नहीं है। क्वार्टाइल सिलेबस में नहीं है. नहीं है इस बार के वो जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया उसमें क्वार्टाइल्स नहीं है। सेंट्रल ठीक है. टेंडेंसी में डायरेक्ट मीन, मीडियन और मोड ही है, और उनके अंडर जो टॉपिक्स आते हैं जैसे वेटेड मीन वगैरह वही है। अच्छा, ठीक है. ठीक है, थैंक यू. चले, नेवर माइंड. तो हम एक काम करते हैं, फिर मोड ही स्टार्ट करते हैं. Just a minute. कुछ पूछना है आप लोगों को? कुछ लास्ट क्लास मीडियन वगैरह से कुछ अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए. तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोड. देखिए, किसी भी सीरीज में जो जिस जिस भी नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको हम मोड कहते हैं. तो किसी भी सीरीज में एक ऐसी वैल्यू जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है उसको मोड कहा जाता है. तो जस्ट मिनट, रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन निकाल देता हूँ जरा. हाँ जी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. मोड का क्या मतलब है? तो आप लोग लिखिए मेरे साथ, मीनिंग ऑफ मोड. एनी आइटम of a series that has highest frequency is known as mode. किसी भी सीरीज की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको हम मोड कहते हैं. अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है कि किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा बार कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको मोड कहा जाएगा. तो अब मोड जो है, इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में आप आम तौर पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही पता लगा सकते हैं. जस्ट मिनट. जैसे अगर मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपको मोड बताना है क्या है. तो ये वैल्यूज हैं, सपोज 5, 10, 3, 5, 4, 5, 10, 5, 3, 5, 5, 10, 5, 4 एंड 5. ये सारी वैल्यूज हैं. आपको इसमें बताना है कि मोड क्या है. तो सब वो देख के ही पता लग रहा है हमें, इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. सबसे ज्यादा बार इस पूरे एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा बार 5 आ रहा है. 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है. तो जहां भी जितने बार, या सॉरी, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी रिपीटेशन सबसे ज्यादा है ना, उसको हम मोड कहते हैं. तो मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा 5. अब मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, अल्फाबेट जेड से. अब देखो, मोड कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती. ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पे मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना. सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही आप मोड फाइंड आउट कर लेते. ऑल राइट. लेकिन अब चलते हैं, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, डिस्क्रीट सीरीज में भी मोस्टली हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन कुछ सिचुएशन में आप
वहां पे एक मेथड अप्लाई करके मोड फाइंड आउट करते हो। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होगा उस पर बात कर लेते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये आइटम्स है, आइटम है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ अ सीरीज, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 9, 3, 14 और 6, 7, 4 एंड 5। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ये देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो देखिए 10 रिपीट हुआ है 6 बार, 20 की फ्रीक्वेंसी है 8, 30 की फ्रीक्वेंसी है 9, 40 की फ्रीक्वेंसी है 3, 50 की फ्रीक्वेंसी है 14, 60 की 6, 70 की 7, 80 की 4 और 90 की 5। तो सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है ना, हमें 50 की ही नजर आ रही है। तो 50 क्या हो जाएगा, 50 ही मोड हो जाएगा। तो इसमें मोड की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हम क्या कर सकते हैं, मोड को सिंपली ऑब्जर्वेशन से, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड कहलाएगा। लेकिन इसमें मोड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला, एक तरीका और है। एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। देखिए एक तरीका तो ये है जो हमने अभी किया, इसमें आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ना एक तरीका और लगता है, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है यूजुअली। इसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से भी हम मोड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ग्रुपिंग मेथड जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ये इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई नहीं होता है। तो ग्रुपिंग मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट सीरीज को, ये समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा। सबसे पहले ये आइटम्स है x 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ओके, एक और ले लेते हैं 90, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं 8, 6, 4, 10, 7, 3, 5, 2 एंड 6। ठीक है। अब इसमें जो है ना, हमें वैसे तो नजर आ रहा है कि मीडियन, सॉरी, जो मोड है ना वो कितना होगा, मोड 40 होगा। लेकिन इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो सकता है, दूसरा तरीका है ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ग्रुपिंग मेथड में क्या करेंगे। ग्रुपिंग मेथड के लिए सबसे पहले तो हम कॉलम्स बनाएंगे कुछ। ये हो गया आइटम के लिए, इसके बाद ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके बाद इसमें हम पेयर्स बनाएंगे। कभी कभी ना
ऑलराइट, इतने कॉलम्स मैंने बना लिए हैं। एक मिनट। हाँ जी, सबसे पहले जो कॉलम है ना, इसमें आप लिखोगे आइटम्स। तो आइटम्स क्या हैं? आइटम्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, कॉम्प्लिकेट मैंने 60, 70, 80 और 90। ठीक है, इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम लेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिख लो 8, 6, 4, 10, 7, इसके बाद 3, फिर है 5 to 6, 5, 2 एंड 6। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी के बाद ना कुछ और कॉलम्स आपको बनाने थे, इसको कहते हैं हम, दिस इज द सेकंड कॉलम, ये होगा आपका थर्ड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। सर आप अभी क्या करा रहे हो? मोड कर रहे हैं ना हम। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, आज मैं लेट हो गया था इसलिए पूछ रहा अच्छा, मोड कर रहे हैं, ग्रुपिंग मेथड। हूं। सर इससे पहले भी आपने कुछ कराया है अभी तक? नहीं नहीं, कुछ नहीं कराया। ओके सर। मेरे विजुअलाइजर नहीं होता ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। फिफ्थ और सिक्स्थ, देखिए आइटम और फ्रीक्वेंसी के अलावा ना आपको इतने एक्स्ट्रा कॉलम बनाने होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम। अब क्या करेंगे, इन सब कॉलम्स को, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करते हैं ना, पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो पेयर क्या होता है सर? आप ये जो सेकंड कॉलम आपने लिया है ना, देखो फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होता है ना, एक्चुअली इसको हम फर्स्ट कॉलम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है। इसके बाद आपको 5 और कॉलम बनाने होते हैं इसके अलावा, फ्रीक्वेंसी के अलावा। तो फ्रीक्वेंसी के बाद वाला जो कॉमन कॉलम होता है वो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और ऐसे सिक्स्थ कॉलम। ओके, अब देखो सेकंड कॉलम में क्या करते हैं, आप ना वैल्यूज को दो दो के पेयर में ऐड कर करके लिखेंगे। इसमें इन दोनों को, जैसे दो का पेयर मतलब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दो वैल्यूज का पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे, इन दोनों को पेयर करेंगे, और जिसका नहीं बन पाएगा ना उसको छोड़ देंगे। ये रह गया, इसका पेयर नहीं बनेगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे पेयर्स में। देखिए ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे 8 + 6 = 14। तो आपने क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज को पेयर्स में ऐड करके लिखा, दो दो के पेयर में आपने सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया है, और इसकी टोटल वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो 4 + 10 = 14। इसके बाद 7 + 3 = 10। फिर इन दोनों वैल्यूज को अब ऐड करोगे, 5 + 2 = 7। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हो गया ना, दो दो के पेयर्स में आपने बना लिया। अब क्या करना है आपको, फिर से दो दो के पेयर्स में वैल्यूज को ऐड करना है। एक बार तो आप कर चुके हो, उसके बाद एक बार और करेंगे, लेकिन इस बार ना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बार स्टार्ट करेंगे सेकंड वैल्यू से। पहले 8 से स्टार्ट किया था ना, इस बार हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 6 + 4, 10 + 7, 3 + 5 और 2 + 6। तो फिर से दो दो के पेयर बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड वैल्यू। तो वी विल हैव 6 + 4 = 10, फिर 10 + 7 हो जाएगा 17, उसके बाद 3 + 5 हो जाएगा 3 + 5 = 8। ये कॉलम्स ना एकदम नीचे तक जाएंगे, मैंने छोटे बना लिए थे एक्चुअली।
फिर 2 + 6 = 8। ठीक है जी, ये दो के पेयर में आपने वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो मतलब बेसिकली दो के पेयर में वैल्यूज को ऐड करना है कितने बार? 2 बार। सेकंड वाले कॉलम में जब आप दो का पेयर बनाएंगे ना, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट वैल्यू। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे फर्स्ट वैल्यू से, और इन दोनों का पेयर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जब दूसरे वाले कॉलम में आप पेयर बनाओगे ना, इस बार आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस बार आप स्टार्ट करोगे सेकंड वैल्यू से। ठीक है, इस बार आपने स्टार्ट किया 6 + 4, इस तरीके से सेकंड वैल्यू से स्टार्ट किया। ऑल राइट। सर हमें थर्ड वाले कॉलम में हर बार सेकंड वाले से स्टार्ट करना है, या फिर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में एक बच गया था? नहीं 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 नहीं, हमेशा आपको पहले जब आप फर्स्ट टाइम दो का पेयर बनाएंगे ना, तो हमेशा पहली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, और दूसरी बार जब बनाएंगे तो सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। हमेशा यही करना है। ओके सर। ठीक है, अब आपको फोर्थ वाले कॉलम में क्या करना है? वैल्यूज को 3 के पेयर में ऐड करके लिखना है। जैसे अभी तक दो का कर रहे थे ना, दो के पेयर 2 बार बनाते हैं, 3 के पेयर आपको 3 बार बनाने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप 3 का पेयर बनाना शुरू करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट वैल्यू, 8 + 6 + 4, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा ये? 8 + 6 + 4 = 18। ठीक है, इसके बाद 3 के पेयर्स आप फिर से बनाओगे, 10, 7 और 3 का। तो ये हो जाएगा 10, 7 और 3, इट विल बी 20। ओके, उसके बाद आप फिर से 3 का पेयर बनाएंगे, 5 to 6 आ जाएगा इस बार। तो वी विल हैव 5 + 2 + 6, इट विल बी 13। ठीक है, तो आपने 3 के पेयर्स बना लिए, और अभी एक बार ही बनाया है आपने। और कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट किया था, 8 से स्टार्ट किया था। अब क्या करेंगे? फिर से आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं, लेकिन इस बार आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? सेकंड वैल्यू से। 6, 4, 10, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 10 = कितना हो गया? 20। ठीक है, उसके बाद हम फिर से पेयर बनाएंगे, इस बार इसके नीचे से 7 + 3 + 5। तो 7 + 3 + 5 कितना हो गया? 15 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो ना लास्ट में 2 वैल्यूज बच जाएंगी, इसका पेयर ही नहीं बन पा रहा है। 3 का पेयर नहीं बन पा रहा ना, तो आप इसको छोड़ देंगे। जिसका नहीं बनेगा उसको आप ऐड करके नहीं लिखोगे। तो हमारे 3 के फिफ्थ वाले कॉलम में सिर्फ 2 ही पेयर बन पाए। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब आप फिर से 6 वाले कॉलम में एक बार फिर से 3 के पेयर्स में वैल्यू को ऐड करोगे, लेकिन इस बार कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस बार स्टार्ट करेंगे थर्ड वैल्यू से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4, 10 एंड 7। तो 4 + 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17 और +4 21। इसके बाद आप फिर से 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि नंबर्स बाकी हैं अभी। तो 3 + 5 + 2, 3 + 5 + 2, ये कितना हो गया? ये हो गया 10। समझ आ गई बात सबको? तो आपको दो के पेयर्स बनाने हैं कितनी बार? 2 बार। पहले फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, फिर सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करना है। और 3 के पेयर्स बनाने हैं आपको कितनी बार? 3 बार। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, इस तरीके से आपको बनाना है। नोट कर लो फटाफट से ये, और हो जाए तो बताइए मुझे। सर कर लिया ना? कर लिया? एक सेकंड, इसको मैं कंप्लीट ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ये जो टेबल कहलाता है ना, इसमें हम ग्रुप बना रहे थे, इसलिए ग्रुपिंग टेबल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग टेबल। अब क्या करना है? इसके बाद ना हमें एक और टेबल बनानी है इसके नीचे। ये भी बड़ी लेंथी बनती है यार ये भी। इसके बाद हम बनाएंगे एक टेबल, इसको कहते हैं हम, जस्ट अ मिनट, इसको कहते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल
ये इजी होता है लेकिन लेंदी बहुत होता है ये। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इधर ऊपर लिखेंगे हम आइटम्स, ठीक है। आइटम्स के बाद इसके बाद आप यहाँ नीचे लिखना शुरू करोगे कॉलम्स। एक मिनट रुक जाओ। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, इसके बाद फोर्थ कॉलम के लिए ये, देन फिफ्थ कॉलम और फिर फाइनली सिक्स्थ कॉलम। ओके, अब ऊपर जो है आप आइटम्स लिखेंगे। आइटम 10 to 90 है ना, तो 10 to 90, तो ये हो जाएगा 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। अब क्या करना है, इसके इन सब के सामने ना एक और वर्टिकल लाइंस खींचनी है। मेरे लिए तो मुश्किल है थोड़ा सा बनाना, मैं कर देता हूँ, एक एक दो तो खींच के दिखाई देता हूँ। इस तरीके से सबके आगे आप वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। एक मिनट, ठीक है। अब देखो, इन सबके सामने आप लाइन खींच लेना है, वर्टिकल वाली। अब क्या करना है, आप सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल ही देखेंगे। ग्रुपिंग टेबल का ही यूज करके एनालिसिस टेबल को कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलम नंबर फर्स्ट की, इस वाले कॉलम की। अब देखो, इस वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मेरे को बताइए। इस फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10 10। और 10 ये कौन से आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है? से 40 40 को। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस टेबल में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना, इसके सामने जाके 40 को टिक कर देना। इसका ये मतलब हुआ कि पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 40 की है। ग्रुपिंग टेबल के अकॉर्डिंग पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 40 की है, तो आपने उसके आगे जाके टिक कर दिया। ऐसे ही अब सेकंड वाले कॉलम में देखो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, बताइए। इसमें सेकंड वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर इसमें 14 है, और 14 दो दफा है, तो 14, ठीक है। अब ये बताओ कि ये वाला 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से आइटम, कौन सी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के आया है? 8 + 6 को जोड़ के आया, इन दोनों को जोड़ के आया है। और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कौन से आइटम को रिप्रेजेंट कर रही है? 10 और 20 को, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ग्रुपिंग टेबल, सॉरी एनालिसिस टेबल में सेकंड वाले रो में आप 10 के आगे भी टिक करोगे और 20 के आगे भी टिक करोगे, 10 के आगे और 20 के आगे टिक। अच्छा, इसी वाले में अब इसको तो कंसिडर किया नहीं ना अभी। ये देखिए, ये एक और 14 है, और ये किसको ऐड करके आया है? 4 और 10 को ऐड करके आ रहे हैं। और 4 और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर 30 और 40 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर सेकंड वाले ही कॉलम में जाके 30 और 40 के आगे भी टिक करोगे। सेकंड वाले कॉलम में 30 के आगे भी टिक करेंगे, 40 के आगे भी टिक करेंगे, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं।
अब आ जाते हैं थर्ड वाले कॉलम में। बताओ जरा स्पर्श, थर्ड वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 17। इसको मैं रब कर दूं, एक मिनट। थर्ड वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 17। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो 17 को सर्कल कर देते हैं। 17 सबसे बड़ी वैल्यू है। और 17 किसको ऐड करके आ रही है? 10 + 7 को। और 10 और 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? 40 और 50 को, राइट? तो इसका Yes. क्या मतलब हुआ कि थर्ड वाले कॉलम में 40 और 50 की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो आप 40 और 50 के आगे जाके टिक कर देंगे। थर्ड वाले कॉलम में 40 के आगे भी टिक और 50 के आगे भी टिक, इस तरीके से। अच्छा, अब चलते हैं ऊपर फिर से, फोर्थ वाले कॉलम की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20। और 20 किसको ऐड करके आया है? सर 20 आ रहा है 10 + 7 + 3। तो 10 + 7 + 3, ये तीनों नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन तीन आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 40, 50 और 60 को। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्थ वाले कॉलम में जाके 40 के आगे, 50 के आगे और 60 के आगे टिक कर देंगे। तो फोर्थ वाले कॉलम में 40 के आगे भी टिक, 50 के आगे भी टिक और 60 के आगे भी टिक। डन हो गया। अब चलते हैं 20, 30, 40। फिफ्थ में 20, 30, 40। तो फिफ्थ में जाइए, 20, 30, 40 हो गया। सर 6 में 30, 40, 50। और सिक्स में 30, 40 और 50, बस खत्म। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना, अब ना इस सबको आपको करना है टोटल। तो जितने भी आपने टिक्स लगाए हैं ना, उन सबको आपको टोटल करना है कि किस नंबर के आगे, किस आइटम के आगे कितने टिक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा टिक सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट में 10 के आगे एक ही टिक है, 20 के आगे 2 टिक्स है, 30 के आगे 3 है, 40 के आगे 3 और 3 6 है, और 50 के आगे 3 है, 60 के आगे सिर्फ एक है, 70 पे कोई नहीं, 80 पे कोई नहीं और 90 पे भी कोई नहीं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा टिक कौन से नंबर के आगे हैं, कौन से आइटम के आगे हैं? 40 के आगे हैं। तो 40 ही आपका कहलाएगा मोड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये मोड निकालने का ग्रुपिंग मेथड कहलाता है। इसमें मोड की वैल्यू 40 है, क्योंकि उसके आगे 40 के आगे सबसे ज्यादा टिक्स हैं एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर हम जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखें, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन देख लें डायरेक्टली और ऐसे पूछें भाई इसमें मोड कौन सा है, तो हमारे जनरल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ना 40 की है, 10। तो वैसे भी मोड जो है वो 40 ही आना था, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी। समझ आई बात? यस सर। ओके। स्पर्श, सॉरी, अक्षता, चेतना, अन्वी, आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। नो सर। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए और उसमें मोड की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए जरा। मैं तब तक अपना विजुलाइजर सेटअप कर लूंगा। ठीक है, इसमें आइटम्स गिवन है, साइजेस गिवन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसमें साइज है 2 से लेके 13 तक साइजेस है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से ना ये 13 तक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये लिख लीजिए आप, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी में आइटम्स गिवन है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8,
17, 5, 4 और 1, 5, 4, 1 ये है। ये इसको आपको इसमें सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाना है और उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाना है। ट्राई कीजिए, और नहीं होता है तो उसके बाद देखते हैं।
जिनसे नहीं हो रहा है ध्यान दीजिए इधर। अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम दो के पेयर्स में फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। तो पहला पेयर बनेगा 3 + 8 11, फिर 10 + 12 इक्वल्स टू 22, फिर 16 + 14 इक्वल्स टू 30, फिर 10 + 8 18, 17 + 5 22 और 4 + 1 5। यहाँ पे तो सारी वैल्यूज का पेयर बन गया। सारी वैल्यूज का कैसे बन गया है? अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद हम दो के पेयर में फिर से वैल्यूज को ऐड करेंगे, लेकिन दिस टाइम स्टार्टिंग विद द सेकंड वैल्यू। 8 + 10 इक्वल्स टू 18, फिर 12 + 16 इक्वल्स टू 28, फिर 14 + 10 सर 24, ठीक है। 8 + 17 इक्वल्स टू 25, 5 + 4 इक्वल्स टू 9। फिर फोर्थ कॉलम में आपको तीन की वैल्यूज में तीन के पेयर्स में वैल्यूज को ऐड करना है। 3 + 8 + 10 इक्वल्स टू 21, फिर 12 + 16 + 14 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 42। उसके बाद 10 + 8 + 17 ये हो जाएगा 35, फिर 5 + 4 + 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसके बाद फिर तीन के पेयर्स में वैल्यूज को ऐड करना है, स्टार्टिंग विद द सेकंड वैल्यू। 10 8 12 8 + 10 + 12 इक्वल्स टू 30, फिर 16 + 14 + 10 इक्वल्स टू 40, फिर 8 + 17 + 5 इक्वल्स टू 30। उसके बाद 4 और 1 का पेयर नहीं बन पा रहा है, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ आ जाते हैं थर्ड, 3 का पेयर बनाएंगे स्टार्टिंग विद थर्ड वैल्यू। 10 + 12 + 16 38। उसके बाद 14 + 10 + 8 14 + 10 + 8 32। उसके बाद 17 + 5 + 4 इक्वल्स टू 20। कितना हो रहा है ये 26। ये हमारा ग्रुपिंग टेबल हो गया। अब इसमें सबसे पहले तो आप उन वैल्यूज को सर्कल कर लो जो हर कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यूज हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 17, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 30, इसमें है 28, इसमें है 42, इसके अंदर है 40 और इसमें है 38, ठीक है। अब आप इन सबको एनालिसिस टेबल में यूज करेंगे। तो कॉलम नंबर फर्स्ट में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 17 और 17 10 को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो इसका मतलब पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 की है, इसके आगे आपको टिक करना है। यस, दिस इंडिकेट के फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 की है। आगे चलते हैं, सेकंड वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 30 और 30 16 और 14 को ऐड करके आ रही है। 16 और 14 को ऐड करके आ रही है और 16 और 14 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 और 7 को। तो सेकंड वाले कॉलम में आप 6 के आगे भी टिक करोगे, 7 के आगे भी टिक करोगे। सर 5 और 6। उसके बाद है 5 और 6 और बताओ 5 6 7 5 6 7 6 7 8 6 7 8 4 5 6 और 4 5 एंड 6। अब टोटल काउंट कर लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे मिसिंग, यहाँ 1, यहाँ मिसिंग। तो सबसे
ज्यादा टिक्स जिस नंबर के आगे है ना वही मोड हो जाएगा। सबसे ज्यादा 6 के आगे नजर आ रहा है मेरे को, तो मोड की वैल्यू z की वैल्यू हो जाएगी 6। दिस इज योर आंसर। अब देखो इसमें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने अगर क्वेश्चन देखा हो, क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ना 17 है, और वो 17 जो है ना 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन 10 इसमें इस सोल्यूशन में 10 जो है ना वो हमारा मोड नहीं है, मोड है 6। हालांकि 6 की फ्रीक्वेंसी 16 है, उसके बाद भी मोड की वैल्यू 6 है। तो जब आप ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं ना, ग्रुपिंग मेथड से आपका आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को आप मोड कह सकते हो, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि अगर जैसे 16 है ना, 16 के जस्ट बाद 14 है, उससे जस्ट पहले 12 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फ्रीक्वेंसी के बीच में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 17 की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, लेकिन आगे पीछे इसके ना फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 17 से पहले 8 है, वो बहुत छोटी वैल्यू है इसके मुकाबले, और उसके बाद 5 है, वो भी छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये इसके आगे पीछे जो वैल्यूज है ना वो इससे बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पे, इस वजह से कई दफा मोड चेंज हो जाता है। इसीलिए ग्रुपिंग मेथड यूजफुल है। जहाँ पे ऑब्जर्वेशन से आपसे गलती हो सकती है, ग्रुपिंग मेथड से अगर आप मोड निकालोगे ना, यहाँ पे गलती के चांसेस नहीं होते हैं। सर मोड हमें बताता है क्या, जैसे मीडियन मिड वैल्यू बताता है? मोड बताता है कि किसी सीरीज में सबसे मतलब फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी, प्राइमरीली यही बताता है। मोड आपको ये बताता है किसी भी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा दफा कौन सी वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। सर तो फिर लेकिन इसमें तो 10 होनी चाहिए थी। करेक्ट, लेकिन असल में देखो पॉइंट ये है ना, क्या मोड के थ्रू, मोड है क्या चीज, एक सेंट्रल टेंडेंसी है ना। मैंने क्या बताया था, सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके से कैलकुलेट होती है। सेंट्रल टेंडेंसी एक होती है मीन, एक होती है मीडियन, और एक होती है मोड, करेक्ट। तो अल्टीमेटली सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज, चाहे अब तुम मीन से एवरेज निकालो, मीडियन से निकालो, मोड से निकालो, आंसर सेम आना चाहिए। तो कई दफा क्या होता है ना, अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कह दोगे ना मोड है, तो उस हिसाब से फिर एवरेज नहीं आएगा आपका, एवरेज टैली नहीं होगा। इस वजह से कई दफा ऐसा होता है कि किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद हम उसको मोड नहीं कह सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोड फाइंड आउट करने के लिए आप ग्रुपिंग टेबल ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से मतलब नहीं है, आपको ये भी देखना है कि वो वैल्यू सीरीज का एवरेज भी होनी चाहिए। तो पहली चीज तो डेफिनेशन अगर मैं दूं मोड की, तो डेफिनेशन के हिसाब से तो मोड वही वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो सीरीज का एवरेज भी हो। इसीलिए कई दफा ऐसा होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है वो एवरेज नहीं आता है। सही एवरेज निकालने के लिए आप ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करके एवरेज फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ओके सर। ओके, अब इसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। यार देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी ये तो हमने कर लिया ना, इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कोई खास चेंज है नहीं। कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर लेट्स से इस तरह की सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में डेटा इस तरीके से होगा, बस इसमें आपको आइटम्स के बजाय क्लासेस में इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से, इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और इसमें भी इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो 8, 6, 4, 9 और 3, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप याद रखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी आप अप्लाई करेंगे ग्रुपिंग मेथड ही। तो ग्रुपिंग मेथड के हिसाब से सबसे पहले आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा, और ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज आप लोगों सबसे पहले क्लासेस, इधर क्लास लिख लो, फिर फ्रीक्वेंसी लिख लो, फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप पेयर्स बनाएंगे, 2-2 के पेयर्स बनाएंगे 2 बार, और 3-3 के पेयर्स बनाएंगे आप 3 बार, 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आप उसका पेयर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेम चीज है,
उसके बाद आप एनालिसिस टेबल बनाओगे। इतना करने के बाद जैसे हम डिस्क्रीट में चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। और एनालिसिस टेबल में क्या करना है आपको, आप यहाँ आइटम लिखते थे, इस बार लिखेंगे क्लास। सारी क्लासेस अब इस तरफ लिख दो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये क्लासेस हो गई। अब इस तरफ क्या लिखना है आपको, वही कॉलम्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और हर कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है वही आपको कैलकुलेट करके उसकी फाइनल वैल्यू, टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई चेंज नहीं है यहाँ तक। यहाँ तक तो आप वैसे ही करते हैं जैसे करते थे डिस्क्रीट में। इसके बाद चेंज होगा। अब इसके बाद क्या चेंज होगा, इसके बाद ना मोड का एक फॉर्मूला लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप पहले यहाँ तक कर लो मेरे को, मोड का क्या फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आप यहाँ तक मेरे को कैलकुलेट करके एनालिसिस टेबल तक कैलकुलेट कर लो और ये बताओ कि कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा टिक आ रहे हैं। ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम डिस्क्रीट कर रहे थे, कोई खास चेंज नहीं है। बस हमें फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कर रहे हो आप लोग स्पर्श, चेतना? सर कैसे करना है वाला? वैसे ही करना है जैसे डिस्क्रीट कर रहे थे ना। क्लासेस लिखनी है यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो 8, 6, 4, 9, 3। अब इसके पेयर्स बना लो, पहले दो दो के पेयर्स बनाओ। 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, फिर 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, ओके फिर सर। 3 का बन नहीं पा रहा, छोड़ दो। ये तो ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल तक कोई चेंज नहीं है, समझ रहे हो? यस सर। ग्रुपिंग। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ आपको, चलो मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ सीधा, ये आप ट्राई कर लेना। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए साथ के साथ। मोड का फॉर्मूला होता है L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू I। यही फॉर्मूला है ना? हाँ, तो अब ये मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। नोट कर लिया आपने? L का मतलब तो आपको पता ही है, लोअर लिमिट होती है। अब ये क्या है देखिए, सर F1 तो वो होती है ना जो मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ एक मिनट रुक जाओ। तो जैसे जब आप ये कंप्लीट कर लोगे ना, ये जो टेबल एनालिसिस टेबल आप बनाओगे, एनालिसिस टेबल जब आप बनाएंगे ना, तो एनालिसिस टेबल के बाद आपकी जो सबसे ज्यादा टिक्स आएंगे ना, सबसे ज्यादा टिक्स पॉसिबली सबसे ज्यादा टिक्स के सामने आना चाहिए 40 to 50 के आगे सबसे ज्यादा टिक आएगा। 40 to 50 के आगे सबसे ज्यादा टिक्स है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टिक आएगा। ऑलराइट, तो जिस भी एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग जिस क्लास के आगे सबसे ज्यादा टिक्स है ना, वो आपकी रेलेवेंट क्लास हो जाती है, रेलेवेंट क्लास हो जाएगी। और उसके ध्यान से देखो, ये रेलेवेंट क्लास है 40 to 50, तो इसके जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम कहते हैं F1। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F2। ठीक है, अब कर लोगे ये फॉर्मूला। अब जो है ना, फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देना, आप आ जाएगा आंसर। जैसे अगर, जैसे मैं बता देता हूँ ना,
फॉर्मूले में L1 क्या हो जाएगा, अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसके सामने वाली वैल्यू जो है ना, सामने वाली जो क्लास है उसकी पहली वैल्यू लोअर लिमिट हो जाएगी, L1 विल बी 40 और F1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, F1 आ जाएगा सर 9। 9 में से आप F0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। 4 इसको आप डिवाइड करना है आपको 2 इंटू F1। F1 की वैल्यू आपको पता ही है 9 है, F0 की वैल्यू है 4 और F2 की वैल्यू है 3। ये माइनस कर दो। इंटरवल कितने का है सबके बीच में, आई का मतलब इंटरवल, इंटरवल सर 10-10 का है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मोड की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 10 करेंगे 50 हो जाएगा। नीचे करेंगे 9 इंटू 2 18, 18 में से आपको माइनस करना है 7 तो बचेगा 11। अब इसको सॉल्व कर लो, 40 प्लस 4 पॉइंट कितना आएगा 66, सो वी विल गेट 44.66 आपकी मोड की एग्जैक्ट वैल्यू। स्पर्श समझ आ रहा है? यस सर। तो बस इसमें ये फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला ना आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के बगैर भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, और ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल अप्लाई करने के बाद भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना, कई दफा डायरेक्ट फॉर्मूला में आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में दिखा रहा था ना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते टाइम तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं ना। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ बोलूं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए, तो तुम कहोगे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसके सामने वाली जो क्लास है, लेट्स से 10 से 20, यही वाली रेलेवेंट क्लास हो जाएगी, इसकी पहली वैल्यू L1 हो जाएगी, ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ऐसे मान के आप सॉल्व कर देंगे अगर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करेंगे तो। लेकिन पता लगा जब हमने मोड की वैल्यू फाइंड आउट करी वो तो 10 थी ही नहीं, वो 6 थी। समझ रहे हैं? तो आपको ना, आप जब ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करते हो ना, आपको एग्जैक्ट मोड की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के वो मोड की वैल्यू गलत हो। खैर आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अब तो वैसे भी मोड का जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल वाला आना मुश्किल है कि आपसे पूछें। पूछ सकते हैं ग्रुपिंग टेबल क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, लेकिन डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। आमतौर पे अगर ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना होता है ना, तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय ग्रुपिंग मेथड और ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बना के आप सॉल्व करो। तो तब बच्चों को लोड लेने की जरूरत नहीं होती कि इसमें बनाना है नहीं बनाना, वो मेंशन्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये आप एक दफा खुद से अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के बाद ये फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा। नहीं होगा तो अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अब हम स्टैट्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो शुरुआत वाले चैप्टर्स हैं, पॉसिबली उस पे अगली क्लास से इंशाल्लाह उस पे डिस्कशन करेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग सेंट्रल टेंडेंसी बस इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें कुछ और चीज़ें हैं वो भी कवर कर लेंगे। इसका भी थ्योरी पार्ट कवर करवाना है अभी मुझे, तो इसकी भी थ्योरी हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो चले आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। सर इसमें जब एनालिसिस टेबल बनाते हैं तो इसमें जो 30 to 40 वाली क्लास है, 40 to 50 वाली क्लास है, दोनों में टिक 4 है। हाँ तो क्या हो गया? अच्छा आपने एनालिसिस टेबल बना लिया यस सर। और एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग दोनों में? सर दोनों में ऐसा नहीं 4 होगा, ऐसा होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में आपने गलत कैलकुलेशन करी है। नहीं सर, 40 to 50 में 4 है, 30 to 40 ही है। 30 to 40 में 3 है ना? हाँ, तो इस पर आप एक दफा चेक कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, चलें एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑलराइट, बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बाय सर।